स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। अभी तक हम लोगों ने मेट्रोलॉजी के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और 2 लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये हमारा आज का लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो अगर आपने ये हमारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट पूरी देख ली वीडियो, तो आपका जो मेट्रोलॉजी के जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग आपका 30 to 45% पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, LVDT द्वारा मापते हैं। तो पहले हम आपको बता दें LVDT है क्या। तो LVDT जो है हमारा, उसका फुल फॉर्म होता है लीनियर, L से मतलब लीनियर, V से होता है वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल, D से होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और T से होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो हमारा फुल फॉर्म होता है LVDT का लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? LVDT का यूज हम लोग विस्थापन मेजरमेंट के लिए करते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे कि इसमें एक बैलो है। बैलो में जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी मृदु लोहे की ये जो कोर है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करेगी, मतलब आगे पीछे मोशन करेगी। ठीक, तो इसमें जो आपकी कुंडलियाँ दिख रही हैं, एक प्राथमिक कुंडली है और आपकी एक द्वितीयक कुंडली है। जब ये आपका लोहे की कोर आगे पीछे मोशन करेगी तो जो हमारी सेकेंडरी कॉइल्स हैं, द्वितीयक कुंडली हैं, इनमें क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ठीक, और जब वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा तो ऊपर जो यहाँ पर LVDT लगा हुआ है ये आपको एक आउटपुट के रूप में रीडिंग देगा, जो कि हमारा बताएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि LVDT की सहायता से हम लोग क्या मापते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मेजर करते हैं। तो LVDT आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है स्ट्रेन गेज के संयोजन को क्या कहते हैं? ठीक, तो पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेन गेज क्या है। हम जो लोग जानते हैं स्ट्रेन गेज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन का मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अगर किसी एलिमेंट पे कई सारे स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं, कई सारे प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाते कि इसमें जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, मतलब मुख्य प्रतिबल होगा, वो कहाँ पर होगा। ठीक, उस केस में हमें क्या होगा? परेशानी होगी कि हमें स्ट्रेन गेज को यूज करने में परेशानी होगी, स्ट्रेन गेज को लगाने में दिक्कत होगी। हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमें स्ट्रेन गेज को कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि अगर स्ट्रेन गेज को कई सारे स्ट्रेन गेज लगा दिए जाएं, जो कि हमारे प्रतिबल की सही दिशा ना भी अगर पता हो, तब भी हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का सही तरीके से रीडिंग बता सकें, माप सकें कि इसमें स्ट्रेस कितना उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कई सारे स्ट्रेन गेज के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रोसेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्मिस्टर का प्रयोग तापमान मापने के लिए करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। थर्मिस्टर का प्रयोग हम लोग तापमान मेजरमेंट के लिए
प्रयोग करते हैं। और इसका आप लोग देख भी रहे होंगे कि थर्मिस्टर आपके कई टाइप्स के भी होते हैं, वाशर टाइप, डिस्क टाइप, रॉड टाइप, कई सारे टाइप के थर्मिस्टर होते हैं। और थर्मिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मापन यंत्र द्वारा नापे गए मान की वास्तविक मान से निकटता को क्या कहते हैं। जैसे हमने आपको एक जॉब दे दिया जिसका रीडिंग हमारी 40 mm थी, ठीक, हमने एक जॉब दे दिया जिसका डायमीटर 40 mm था। अब हमने आपसे कहा कि इस जॉब का हमें डायमीटर चेक करके बताइए। तो आपने क्या किया, वर्नियर उठाया या फिर माइक्रोमीटर उठाया और आपने इसकी रीडिंग निकाली 39.99, इतनी आपने रीडिंग निकाली। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो आपने रीडिंग निकाली 39.99, ये हमारी जो ये बेसिक साइज था, मूल माप थी, इसके निकट था, बहुत ही करीब था, ठीक। तो अगर कोई भी मान जो कि हम लोग मापन यंत्र से मीजर कर रहे हैं हमारा वास्तविक मान से निकट है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी हम लोग कहेंगे कि हमने जो मान लिया है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक्यूरेसी भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में किसी माप के नापे गए विभिन्न मानों में समानता हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे हमने एक 30 mm का जॉब दे दिया है जिसका डायमीटर कितना था 30 mm, और आपसे बोल दिया गया इसकी रीडिंग निकालो। आपको एक 30 mm व्यास का एक जॉब दे दिया गया और आपसे बोला गया इसकी रीडिंग निकालो। तो आप लोग क्या करें, आपने रीडिंग निकाली और आपने जब पहली बार मापा तो 29.98 रीडिंग आई। ठीक है, आपने जब दोबारा रीडिंग लिया तो 29.99 रीडिंग आई, और जब आपने तीसरी बार फिर लिया रीडिंग तब आप भी आपकी 29.98 या 99 कुछ भी रीडिंग आ गई। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब भी आप रीडिंग ले रहे हो वो हमेशा 28-29 प्रेफर कर रही है। तो हमारी रीडिंग क्या है, हर बार समान आ रही है। ठीक, जो हमारी रीडिंग आ रही है वो हमारी समान आ रही है, हर बार इक्वल आ रही है। थोड़ा सा अंतर है वो हमारा परमिसिबल है। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा रीडिंग आ रही है वो बहुत ही प्रिसीजन है, मतलब सूक्ष्म रीडिंग आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, प्रिसीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी अवयव को बनाते समय उसके माप की सीमाएं हमेशा एक ओर ही दी जाएं तो ऐसे सीमांतर को क्या कहते हैं। जैसे हमने आपको एक रीडिंग दी जिस पर इस तरीके से कुछ लिखा था 0.007 और प्लस का 0.002। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि आप लोगों को पता ही होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। तो इसकी हमारी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 50.007 और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 50.002 mm। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमारा जॉब बनेगा वो 50 से ज़्यादा ही बनेगा। ठीक, 50 से कम नहीं बन सकता। मतलब जो हमारा टॉलरेंस है वो एक ही तरफ दिया गया है, मतलब प्लस साइड दिया गया है, 50 से नीचे नहीं दिया गया, 50 से ऊपर ही दिया गया है। तो ऐसे टॉलरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसकी यूनिलैटरल टॉलरेंस की हिंदी होती है एक पार्श्विक सीमांतर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिलैटरल टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमांतर का मान हमेशा होता है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे सीमांतर किसे कहते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांतर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सीमांतर का मान होता क्या है। ठीक, जैसे हमने अभी पिछली क्वेश्चन में लिया था 50 प्लस 0.007 और इसी में अगर हम माइनस कर दें माइनस का 0.002 या इसको प्लस ही रहने दो। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो टॉलरेंस आएगा अपर लिमिट 50.007 आ जाएगी और लोअर लिमिट कितनी आएगी 50.002। तो इसका जो टॉलरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 50.007 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.005। ठीक, तो ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये तो हुई हमारी जब हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस था और टॉलरेंस हमारा हमेशा प्लस में जा रहा था, मतलब ये वैल्यू प्लस में जा रही थी, मतलब 50 के ऊपर बनाया जा रहा था जॉब। अगर हम यही जॉब नीचे बना दें, मतलब 50 से रीडिंग कर दें कितनी, माइनस का 0.007 और माइनस का 0.002। अब इस केस में हमारी जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी, 50 से कम होगी, कितनी होगी 49.993 और लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी 49.998। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपर लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, क्यों, ये आपकी अपर लिमिट होगी और ये वाली आपकी लोअर लिमिट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वैल्यू कम होती है, जो रीडिंग कम होती है, मतलब जिसका मान कम होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, जिसका मान ज़्यादा होता है उसका मान अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो अपर लिमिट हमारी ये होगी और लोअर लिमिट ये होगी। जब हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा जो टॉलरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा टॉलरेंस का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, पहला। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अपर लिमिट में तो हम लोग ऊपर से लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ से इसको अपर लिमिट मान लिया है। कि ऐसा क्यों किया है, यदि हम लोग 50 में से क्या करें, 50 में से माइनस कर दें 0.002 तो हमारा आएगा कितना 49.998। और अगर हम लोग 0.007 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49.993 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। तो अपर लिमिट हमारी ज़्यादा होती है और लोअर लिमिट हमेशा कम होती है। तो हमारी अपर लिमिट ये होगी और लोअर लिमिट ये होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यदि किसी अवयव में माप की सीमाएं मूल साइज के दोनों ओर दी जाएं तो ऐसे सीमांतर को क्या कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि मूल साइज के दोनों ओर सीमाएं दी जाएं, लिमिट, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, जैसे 30 था, इसमें हम लोग एक साइड देंगे तो प्लस का 0.002 मान सकते हैं और दूसरी साइड देंगे तो नेगेटिव में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.001 मान सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक साइड प्लस में जा रहा है, एक साइड माइनस में जा रहे हैं। अगर दोनों साइड प्लस होता या दोनों ये माइनस होता, यहाँ पर अगर दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता उसको हम लोग यूनिलैटरल बोलते हैं। लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलैटरल टॉलरेंस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये हमारा बाइलैटरल टॉलरेंस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि असेंबली करते समय किसी अवयव के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे के किसी भी पार्ट्स में आसानी से फिट हो जाएं तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी भी अवयव के पार्ट्स किसी भी दूसरे अवयव पार्ट्स में आसानी से फिट हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं।
ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर परिवर्तनीयता कहते हैं, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक होल्डर था, बिजली वाला होल्डर था जिसमें हम लोग एलईडी बल्ब लगाते हैं। ठीक, हमने क्या किया, ये होल्डर है, हमारा बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सूर्या का बल्ब ले आए, ठीक है, या फिलिप्स का ले आए, किसी भी कंपनी का बल्ब ले आए और इस होल्डर में आसानी से लग गया, इस होल्डर में आसानी से लग गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा गुण है, यही हमारा इंटरचेंजेबिलिटी मतलब अंतर परिवर्तनीयता कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अंतर परिवर्तनीयता क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैनोमीटर का प्रयोग ... मापने के लिए किया जाता है। तो मैनोमीटर जो होता है वो हाई प्रेशर भी मेजर करता है और लो प्रेशर भी मेजर कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। किसी पाइप में उच्च व निम्न दाब मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्ट्रेन गेज की सहायता से मापा जा सकता है। ठीक, तो स्ट्रेन गेज से हम लोग बलागुण भी माप सकते हैं, प्रेशर भी माप सकते हैं, टेम्परेचर भी माप सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः डायल गेज का अल्पतमांक होता है। ठीक, डायल गेज का अल्पतमांक हमारा कितना होता है, 0.01 mm। कितना होता है, 0.01 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। डायल गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुल्य नित्य का प्रयोग किया जाता है। तुल्य नित्य को हम लोग अंग्रेजी में कॉम्परेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्परेटर होता है ये किसी भी अवयव की जो डायमेंशन होती है उसकी तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। किसी अवयव की विमा की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो तुलना हम लोग किससे करते हैं, कोई हमें मानक चाहिए, किसी चीज़ की तुलना करने के लिए हमें एक मानक चाहिए होता है। जैसे हम कह दें ये हमारे पास एक आदमी था और दूसरा आदमी हमारा ये है और तीसरा आदमी हमारे पास ये है। ठीक, अब आदमियों के नामकरण कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर हम कह दें कि जो आदमी बी है वो आदमी ए से छोटा है, ठीक है, आदमी बी आदमी ए से छोटा है, लेकिन जो आदमी सी है आदमी ए है वो आदमी नंबर सी से छोटा है। तो हम लोग ये तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के लिए हमें किसी एक मानक की ज़रूरत पड़ती है और मानक हम लोग अगर हम इन दोनों की तुलना करें, ठीक, और इसकी तुलना इससे करें तो हमें एक मानक चाहिए। यही मानक जो हम कंपैरेटर में यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप गेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लिप गेज, हम लोग स्लिप गेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54, गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गेज का प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में, किसी जॉब की विमाओं को शीघ्रता से मापने के लिए, समय की बचत करने के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो हर जॉब को या हर प्रोडक्ट को मापना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग हर प्रोडक्ट को मापने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमें मास प्रोडक्शन चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। तो गेज का प्रयोग करने से हमारा क्या होगा, समय की बचत भी होगी, जॉब हमारा जल्दी से मापा भी जा सकता है
और ये हमारा मास प्रोडक्शन में यूजफुल भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी मापन यंत्र की ऐसी त्रुटियाँ, किसी मापन यंत्र के ऐसे एरर जिनके परिमाण और संवेदना को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ठीक है, यदि कोई मापन यंत्र है उसमें एरर हैं और ऐसे एरर हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसे एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड एरर, मतलब कंट्रोलेबल एरर्स, नियंत्रणीय युक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मापन यंत्र की त्रुटि कभी भी घट जाए जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जा सकता हो, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? तो ऐसी त्रुटि को हम लोग संयोगिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, संयोगिक त्रुटि क्या है? ऐसी त्रुटि जिसका हमें पहले से कोई आइडिया ना हो कि हमारी त्रुटि होगी भी, ऐसी त्रुटि को हम लोग संयोगिक त्रुटि कहते हैं। और वातावरणीय त्रुटि क्या है? वातावरणीय त्रुटि ये है कि जैसे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब मतलब 760 mmHg, इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर या प्रेशर में डिफरेंट है तो रीडिंग वेरी कर जाएगी। ठीक, तो ये वातावरण एरर होता है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापन यंत्रों को प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं हम लोग क्या है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 20 डिग्री तापमान पर। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का, वो डिसाइड है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 58, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापन यंत्रों को प्रयोग किया जाता है कितने प्रेशर पर? हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 760 mmHg पर, मतलब मरकरी के 760 mmHg कॉलम की ऊंचाई पर मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रणीय त्रुटियां आने के कौन कौन से कारण हैं? ठीक, तो नियंत्रणीय त्रुटियां वो त्रुटियां हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा वातावरणीय दशाएं। ठीक, मतलब जो हमारी वातावरणीय दशाएं हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर टेम्परेचर जितना चाहिए उसी टेम्परेचर रूम पे हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं। कैलिब्रेशन एरर है, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेशन अगर किया उसका, ठीक, तो कैलिब्रेशन में जो त्रुटियाँ हैं उनको भी हम लोग सुधार सकते हैं। और संवेदना त्रुटि हम लोग इसको भी सही कर सकते हैं। संवेदना त्रुटि क्या है? जो हमारी रीडिंग मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अगर उनकी सेंसिटिविटी में चेंजमेंट होता है तो उनको भी हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक, तो ये सारी हमारी नियंत्रणीय त्रुटियां हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि स्नैप गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्नैप गेज की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहरी व्यास का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। बाहरी व्यास का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेन प्लग गेज में नोगो सिरे का कलर कैसा होता है? नोगो सिरे पर कौन सा कलर होता है? ठीक, तो हम लोग जानते हैं गो सिरे का कलर कैसा होता है? ग्रीन। और नो गो सिरे का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है नो गो सिरे का कलर, तो हमारा रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चूड़ी रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, मतलब थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है आंतरिक चूड़ी मापने के लिए, बाह्य चूड़ी मापने के लिए, आंतरिक व बाह्य दोनों मापने के लिए। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से। तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाह्य चूड़ी मापन के लिए करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बाह्य चूड़ी मेजरिंग के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है किसी जॉब की मोटाई मापने में, किसी जॉब की गहराई मापने में, किसी जॉब की ऊंचाई मापने में और किसी जॉब का व्यास मापने में। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है हाइट गेज मतलब क्या मेजर करेगा, हाइट मेजर करेगा। तो किसी जॉब की ऊंचाई मापने में वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम नाम से पता चल रहा है डेप्थ मतलब गहराई। ठीक, तो किसी, और पहला ऑप्शन है किसी जॉब की मोटाई मापने में, बिल्कुल नहीं। किसी जॉब के आंतरिक होल की गहराई मापने में, ये है, देख लेते हैं शायद कोई और ऑप्शन हो। तीसरा ऑप्शन है किसी जॉब की ऊंचाई मापने में, बिल्कुल नहीं, ऊंचाई हम लोग हाइट गेज से मापते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी ऑप्शन है किसी जॉब का व्यास मापने में, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm, मतलब ये 1 माइक्रोन तक की रीडिंग कर सकता है। ठीक है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 0.001 mm। और आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे कि वर्नियर माइक्रोमीटर हमारा किस शेप का होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे अवयव जिनकी डिजाइन अत्यंत जटिल व आकार में बहुत छोटे होते हैं उनको मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं जिन ऐसे एलिमेंट या जॉब जो बहुत ही छोटे हैं आकार में और उनकी डिज़ाइन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको मेजरिंग करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर हमारा क्या है, ये हमारा किसी भी जॉब को 10 गुने से लेके 100 गुने तक उसके साइज को बढ़ा सकता है। ठीक, तो आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे कि ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर किस तरीके से होता है और ये साइज को किस तरीके से इंक्रीज करता है। ठीक, तो ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर की मदद से हम लोग जो बहुत ही छोटे जॉब हैं और बहुत ही उनकी डिज़ाइन भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनकी सहायता से, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर की सहायता से उनकी मेजरमेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बढ़ा हुआ मिल जाता है 10 से 100 गुने के भीतर। ठीक, तो हम लोग आसानी से उनकी रीडिंग कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेंचुरीमीटर की सहायता से पाइप की किस स्थिति में विसर्जन ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं वेंचुरीमीटर को हम किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं, क्षैतिज में भी लगा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर में भी लगा सकते हैं और इंक्लाइन भी लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में भरा होता है। ठीक, तो तापमान जो मेजरिंग के लिए हमारा थर्मामीटर होता है, जो हमारा डॉक्टर के पास होता है, आजकल तो इंफ्रारेड वाला आ गया है, तो ये जो हमारा इस तरीके से पहले चलता था, इसमें जो हमारा यहाँ पर भरा होता था वो पारा होता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 69 फिर मिल गया। एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 670 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कहता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से मापा जाता है। ठीक, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम लोग ना तो लंबाई माप सकते हैं, ना ही विस्थापन माप सकते हैं, ना ही प्रवाह माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? ओनली सिर्फ हम लोग कोण को मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख भी रहे होंगे कि हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस तरीके से होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।